वेलकम बैक फ्रेंड्स। हम पढ़ रहे हैं सोशलॉजी ऑप्शनल और यूपीएससी सीएससी। प्रीवियस लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं सोशल फैक्ट का जो बेसिक कंसेप्ट हैं उसके बारे में। उसके हमने कुछ एग्जांपल्स देखे, हमने उसके आइडेंटिफिकेशन के तरीके देखे, मेथड्स देखे आइडेंटिफिकेशन के। आज के लेक्चर में हम देखेंगे टाइप्स ऑफ सोशल। दो टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन होते हैं सोशल फैक्ट के, एक तो नॉर्मल पैथोलॉजिकल एक टाइप में आते हैं, दूसरे टाइप में मैटेरियल एंड नॉन मैटेरियल। नॉर्मल सोशल फैक्ट वो सोशल फैक्ट होते हैं जिसको जनरली फॉलो करती है सोसाइटी। पैथोलॉजिकल वो सोशल फैक्ट होते हैं जो कि नॉर्मल नहीं होते, मींस जो डेविएटिंग सोशल फैक्ट होते हैं वो होते हैं नॉर्मल पैथोलॉजिकल सोशल फैक्ट। एग्जांपल के लिए देखें, नॉर्मल सोशल फैक्ट का एक अच्छा सा एग्जांपल है हेटेरोसेक्सुअलिटी इन करंट सिनेरियो, एंड पैथोलॉजिकल सोशल फैक्ट का एग्जांपल है होमोसेक्सुअलिटी इन करंट सिनेरियो। नॉर्मल एंड पैथोलॉजिकल सोशल फैक्ट। इस सोशल फैक्ट इज कंसीडर्ड एज नॉर्मल व्हेन इट इज जनरली एनकाउंटर्ड, मींस जनरल सोसाइटी में जब देखने को जो मिलता है वो होता है नॉर्मल। तो नॉर्मल सोशल फैक्ट का आप कनोटेशन पॉजिटिव या नेगेटिव से मत लगाइए, मींस यहाँ पर कुछ अच्छा या बुरा कहने का मतलब नहीं है। आप ये मत समझिए पैथोलॉजिकल सोशल फैक्ट मींस खराब या नॉर्मल सोशल फैक्ट मींस अच्छा। यहाँ पर बस इतना ही समझिए कि जो सोसाइटी कलेक्टिवली फॉलो करती है और जनरली सोसाइटी में देखने को मिल जाता है वो होता है नॉर्मल सोशल फैक्ट। एग्जाम्पल के लिए करप्शन इन इंडिया, सोसाइटी जनरली फॉलो करती है इंडिया, तो ये नॉर्मल सोशल फैक्ट है इंडिया। और यहाँ पर पैथोलॉजिकल सोशल फैक्ट या एबनॉर्मल सोशल फैक्ट क्या है, इसका अपोजिट। इस सोशल फैक्ट इज कंसीडर्ड एज नॉर्मल व्हेन इट इज जनरली एग्जांपल हेटेरोसेक्सुअलिटी इन सोसाइटी। हाउएवर सोशल फैक्ट बिकम पैथोलॉजिकल व्हेन इट डेविएट्स फ्रॉम द स्टैंडर्ड। तो ये जो डिफाइंड स्टैंडर्ड है सोसाइटी के, उससे जो भी डेविएट कर जाता है उन सोशल फैक्ट्स को कहा जाता है पैथोलॉजिकल सोशल फैक्ट। एग्जांपल होमोसेक्सुअल इफ कंफर्मिंग टू द विल ऑफ सोसाइटी, जो जनरल स्टैंडर्ड है उससे आप कंफर्म कर रहे हैं या सोसाइटी की विल पर कंफर्म कर रहे हैं तो आपके जो फैक्ट है वो कहे जाएंगे नॉर्मल सोशल फैक्ट। एग्जांपल द सोशलाइजेशन रोल ऑफ द फैमिली इज अ नॉर्मल। एग्जांपल के लिए देखिए, अगर एक फैमिली है वो बच्चे को सोशलाइज करे तो वो नॉर्मल सोशल फैक्ट, और अगर बच्चे को वो सोशलाइज ना करे और वो इवन ये कहे फैमिली कि हम तो बेबी स्ट्राइक करेंगे। बेबी स्ट्राइक मींस हमें नहीं भरोसा प्रोजेनी पर, हम फ्री होके रहेंगे और आगे से नो रिप्रोडक्शन। अब समझिए ये जो फैमिली है ये क्या कर रही है, डेविएट हो रही है जो जनरली इनकाउंटर्ड नॉर्म्स हैं उससे, तो इसलिए इसको कहा जाएगा, इस फैमिली ऐसी फैमिली को पैथोलॉजिकल सोशल फैक्ट। इन द इकोनॉमिक स्फीयर कंजम्पशन बिहेवियर मींस जो भी आप कंज्यूम करते हैं, मेटेरियलिस्टिक बिहेवियर जो है वो एक नॉर्मल सोशल फैक्ट है। इकोनॉमिक स्फीयर में आप देखेंगे सभी लोग डिमांड एंड सप्लाई के आधार पर कुछ ना कुछ कर रहे हैं, तो वो बिहेवियर एक नॉर्मल सोशल फैक्ट है। इन्वेस्टमेंट पैटर्न्स आर नॉर्मल, जो पर्टिकुलर नॉर्मल इन्वेस्टमेंट पैटर्न है जैसे गोल्ड में लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं या इक्विटी में कर रहे हैं, ये सब नॉर्मल सोशल। इन द लीगल स्फीयर पीपल कंसेप्शन ऑफ जस्टिस कलेक्टिव मोबिलाइजेशन, ये भी नॉर्मल सोशल। रिलीजियस स्फीयर की बात करें, यहाँ पर वे ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रिचुअल, लोग कैसे रिचुअल को परफॉर्म कर रहे हैं, ये भी नॉर्मल सोशल है। नॉर्मल सोशल फैक्ट इज अ प्रोडक्ट ऑफ कलेक्टिव थिंकिंग फीलिंग एंड एक्टिंग। ये क्या कह रहे हैं, सोशल यहाँ पे नॉर्मल मत रखिए, इसको मानिए सोशल फैक्ट। सोशल फैक्ट इज ए प्रोडक्ट ऑफ कलेक्टिव थिंकिंग फीलिंग एंड एक्टिंग। तो कलेक्टिव थिंकिंग से क्या मीनिंग है यहाँ पर, जैसे कि नेशनलिज्म, पैट्रियोटिज्म, देशभक्ति या राष्ट्रभक्ति। कलेक्टिव फीलिंग से क्या मतलब है, हाउ डू वुमेन फील इन दिल्ली। एक महिला जो कि नेशनल कैपिटल दिल्ली में शाम को 10 बजे के बाद कैसा फील करती है, क्या वो पब्लिक पैट्रियार्की को फील कर पा रही है, क्या वो वायलेंस को फील कर पा रही है, ये एक कलेक्टिव फीलिंग है, मींस हर महिला ऐसा फील करती है। तो ये जो कलेक्टिव थिंकिंग और कलेक्टिव फीलिंग है, इन दोनों से मिलकर जो फैक्ट बनते हैं वो होते हैं नॉन मटेरियल सोशल फैक्ट। मैंने यहाँ पर भी लिखा है नॉन मटेरियल सोशल फैक्ट किससे बनते हैं, कलेक्टिव थिंकिंग और कलेक्टिव फीलिंग, जबकि कलेक्टिव एक्टिंग से बनते हैं मटेरियल सोशल। कलेक्टिव एक्टिंग की बात करते हैं। कलेक्टिव एक्टिंग, पेरेंट्स एक्टिंग सिमिलरली टुवर्ड्स देयर यंग चिल्ड्रन। आप पूरी इंडियन सोसाइटी को स्टडी करिए, उसमें आप देखेंगे हर पेरेंट अपने बच्चे से कह रहा है बेटा पढ़ना है, बेटा नंबर लाने हैं। तो पढ़ना और नंबर लाना से रिलेटेड एक्ट पेरेंट्स कर रहे हैं, तो उस वजह से कुछ सोशल स्ट्रक्चर बन जाते हैं जैसे कि एजुकेशन सिस्टम। तो अगर ये एक्ट ऐसे ना करें पेरेंट्स तो ये स्ट्रक्चर ना बने, मींस इनके एक्शन से ही सोशल स्ट्रक्चर का ओरिजिनेशन होता है, ओरिजिनेट होता है। इसीलिए इसको कहा जाता है मटेरियल सोशल फैक्ट, क्योंकि इन फैक्ट्स के कारण एक सोशल स्ट्रक्चर बन पाता। सोशल स्ट्रक्चर एंड कलेक्टिव एक्टिंग बीइंग विजिबल एंड एम्पिरिकली वेरिफिएबल, इसको आप देख भी सकते हैं और एम्पिरिकली वेरिफिएबल भी है, इसलिए इसको मटेरियल सोशल फैक्ट कहा है। कलेक्टिव थिंकिंग एंड फीलिंग इज ए नॉन मटेरियल सोशल, ऑल्दो नॉट डायरेक्टली ऑब्जर्वेबल और टेंजिबल, जैसा कि कलेक्टिव एक्टिंग में हो रहा है कि डायरेक्टली ऑब्जर्व कर सकते हैं, ये कलेक्टिव थिंकिंग और फीलिंग को डायरेक्टली ऑब्जर्व हम नहीं कर सकते। इट कैन स्टिल बी स्टडी, लेकिन फिर भी सोशलॉजिस्ट की आप स्ट्रेंथ देखिए कि वो इनको भी स्टडी कर ले रहे हैं। फॉर एग्जांपल कास्ट कॉन्शियसनेस एंड नेशनलिज्म कैन बी स्टडीड बाय कलेक्टिंग डेटा। तो जो पॉजिटिविस्ट हैं वो ये कह रहे हैं चलिए
इसको तो कोई भी स्टडी कर सकता है, लेकिन आप समझिए हम लोग इसको भी स्टडी कर रहे हैं, तो इससे क्या कहना चाह रहे हैं वो? बोले साइंस स्टडीज मटेरियल फैक्ट। बोले साइंस आपकी जो है वो तो इसको ही स्टडी कर पाती है, कलेक्टिव एक्टिंग है यूजिंग साइंटिफिक मेथड, व्हाइल सोशियोलॉजी, लेकिन हमारी जो सोशियोलॉजी है कैन स्टडी बोथ, इसको भी एक्ट कर पाती है और इसको भी, बोथ मटेरियल एंड नॉन मटेरियल सोशल फैक्ट यूजिंग एम्पिरिकल डेटा। सोशियोलॉजी देयरफॉर इनकम्पासेस ए ब्रॉडर स्कोप देन नेचुरल साइंस। तो ये कह रहे हैं क्योंकि हम तो कलेक्टिव थिंकिंग, फीलिंग और एक्टिंग सबको ही स्टडी कर पा रहे हैं, जबकि साइंस तो बस कलेक्टिव एक्टिंग को ही एम्पिरिकल डेटा के आधार पर या साइंटिफिक मेथड के आधार पर स्टडी करती है। तो इसलिए ये कहते हैं कि हमारी जो सोशियोलॉजी है वो साइंस से तो काफी ऊपर है। इसलिए सोशियोलॉजी को क्या कह रहे हैं? सोशियोलॉजी इज इन साइंस, मीन साइंस से भी ऊपर है। क्यों साइंस से ऊपर है? क्योंकि नॉन मटेरियल जैसी चीजें भी इसमें स्टडी हो पा रही हैं। साइंस में तो मटेरियल रियलिटी ही स्टडी हो पाती है। अब आपका एक जो डाउट बनेगा माइंड में वो ये बनेगा कि सर आप ये थिंकिंग की बात कर रहे हैं, फीलिंग की बात कर रहे हैं, क्या ये जो डरखाए में ये नॉन पॉजिटिविस्ट जैसी बातें नहीं कर रहे हैं आप? नहीं, वो यहाँ पर इंडिविजुअल थिंकिंग की बात नहीं कर रहे हैं, वो यहाँ पर कलेक्टिव थिंकिंग की बात कर रहे हैं, कलेक्टिव फीलिंग की बात कर रहे हैं। मींस सोसाइटी एट लार्ज क्या सोच रही है, सोसाइटी एट लार्ज क्या फील कर रही है, उसकी बात कर रहे हैं, ना कि इंडिविजुअल की। तो यहाँ पर नॉन पॉजिटिविस्ट जैसी ये कोई बात नहीं कर रहे हैं, ये प्योरली पॉजिटिविस्ट बात कर रहे हैं। और उसमें भी ये कह रहे हैं कि हमारी जो सब्जेक्ट है वो क्यों इन साइंस है, साइंस से भी काफी ऊपर, क्योंकि हम नॉन मटेरियल रियलिटी को भी स्टडी कर पाते हैं। सिंस सोशल फैक्ट्स आर प्रेजेंट इन एवरी स्फीयर ऑफ सोसाइटी, वन कैन स्टडी देम यूजिंग साइंटिफिक मेथड। ये कह रहे हैं क्योंकि सोशल फैक्ट्स आपको हर जगह दिख जाएंगे, तो इनको साइंटिफिक मेथड से स्टडी किया जा सकता है। मींस ये यूनिवर्सल है, तो इनको साइंटिफिक मेथड से स्टडी किया। फिर इस पे आते हैं, तो मटेरियल सोशल फैक्ट डायरेक्टली ऑब्जर्वेबल है क्योंकि वो कलेक्टिव एक्टिंग से बनते हैं, जबकि नॉन मटेरियल सोशल फैक्ट कलेक्टिव थिंकिंग और कलेक्टिव फीलिंग की वजह से आए। इसीलिए सोशियोलॉजी को क्या कहा गया? क्यों इन साइंस। अब कुछ बात करते हैं पैथोलॉजिकल सोशल फैक्ट। पैथोलॉजिकल सोशल फैक्ट वो सोशल फैक्ट होते हैं डज नॉट कन्फर्म टू द कलेक्टिव कंसेप्ट। जो शेयर्ड मोरलिटी है, शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग है सोसाइटी, उसको फॉलो नहीं करते। जैसे पैथोलॉजिकल सोशल फैक्ट क्या हो सकते हैं? मान लिया एक कास्ट बेस्ड सोसाइटी में आप इंटरकास्ट मैरिज कर लीजिए। इंटरकास्ट मैरिज एक कास्ट कॉन्शियस सोसाइटी में एक पैथोलॉजिकल सोशल फैक्ट होगा, क्योंकि वो डिविएट कर रहा है जो एस्टेब्लिश्ड नॉर्म है सोसाइटी को। अब कभी कभार ऐसा होता है सोशलॉजिस्ट पैथोलॉजिकल और नॉर्मल सोशल फैक्ट में डिस्टिंक्शन नहीं कर पाते हैं, क्लासिफिकेशन नहीं कर पाते हैं। तो जब ऐसा ना हो पाए तो उन फैक्ट्स को कहा जाता है जनरल सोशल फैक्ट, क्योंकि वो समझ नहीं पाते सोसाइटी कैसे फैक्ट्स को समझ रही है, मींस सोसाइटी में कौन से फैक्ट्स नॉर्मली फॉलो हो रहे हैं। तब इस केस में उन फैक्ट्स को कहा जाता है जनरल सोशल फैक्ट। इन ट्रांजिशनल सोसाइटी, तो वो कौन सी सोसाइटी होती है? ट्रांजिशनल सोसाइटी, मींस एनोमिक सिचुएशन वाली उस सोसाइटी में आपको पैथोलॉजिकल और नॉर्मल सोशल फैक्ट में कोई डिस्टिंक्शन नहीं हो पाता, तो उन फैक्ट को कहा जाता है जनरल सोशल फैक्ट आर प्रेजेंट वेयर द डिस्टिंक्शन बिटवीन नॉर्मल एंड पैथोलॉजिकल इज ब्लर्ड। तो कुछ ग्रे एरिया होता है, 0-1 में वहां कुछ नहीं होता, तो डिस्टिंक्शन करना बहुत मुश्किल होता है। देयर आर सर्टेन रियलिटी दैट नीड टू बी स्टडीड इन देयर इंटायरिटी एंड दिस रियलिटी इज कॉल्ड ए मॉर्फोलॉजिकल सोशल फैक्ट। ये कह रहे हैं कभी ऐसा होता है हमें टोटलिटी में सोशल फैक्ट को स्टडी करना पड़ता है, उस सोशल फैक्ट को, उस रियलिटी को कहा जाता है मॉर्फोलॉजिकल सोशल फैक्ट। एग्जांपल, सेटलमेंट पैटर्न ऑफ विलेज शुड बी स्टडीड इन टर्म्स ऑफ कास्ट, रिलीजन एंड इनकम इनइक्वालिटी। अब देखिए कितने सारे सोशल फैक्ट मिलके, S1, सोशल फैक्ट 1, सोशल फैक्ट 2, सोशल फैक्ट 3, अब इन सब की स्टडी होगी मिलके। तो इसको आप टोटलिटी में देखेंगे, इंटायरिटी में देखेंगे, तब एक विलेज की स्टडी कर पाएंगे। और इन सबको मिला के हमने नाम दिया है सोशल फैक्ट। तो ये जो सोशल फैक्ट है इसको कहा जाता है मॉर्फोलॉजिकल सोशल फैक्ट। मींस बहुत सारे सोशल फैक्ट की स्टडी जब एक साथ की जाती है, इंटायरिटी में की जाती है, तब उसको मॉर्फोलॉजिकल सोशल फैक्ट कहा जाता है। मटेरियल एंड नॉन मटेरियल सोशल फैक्ट। मटेरियल सोशल फैक्ट्स आर दोज व्हिच आर डायरेक्टली ऑब्जर्वेबल, आपको डायरेक्ट देखने को मिल जाते हैं, सच एज टेक्नोलॉजी, स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर, लॉ या religious texts like Gita, Quran, Bible. However, non-social facts are not directly observable as external to an individual. Example, social norm, values, morality, collective conduct. इसीलिए कह रहे हैं पोस्ट बेस्ड कि हम तो कलेक्टिव लेवल पर इसको स्टडी कर लेते हैं, कलेक्टिव थिंकिंग और फीलिंग को भी स्टडी कर लेते हैं, मींस जो नॉन मटेरियल सोशल फैक्ट है इसको भी स्टडी कर लेते हैं, इसलिए हम है क्वीन साइंस। तो मैं जब आपको लेक्चर का, जब मैं सोशलॉजी का इंट्रोडक्शन करा रहा था उस समय मैंने आपको बताया था इसको क्वीन साइंस क्यों कहते हैं। उस समय शायद आप इस बात से इतना रिलेट ना कर पा रहे हो कि सर इसको क्वीन साइंस क्यों कह रहे हैं, लेकिन आप आज समझ गए होंगे कि कैसे सोशलॉजी एक कदम आगे है साइंस। एज पर पोस्टवेस्ट, हाउ टू स्टडी सोशल फैक्ट्स और आइडेंटिफाई सोशल फैक्ट्स आर द प्रोडक्ट ऑफ कलेक्टिव। यहाँ पर ये जो कीवर्ड है उस बहुत ध्यान दीजिएगा, कलेक्टिव मीन्स यहाँ पर इंडिविजुअल की कोई बात ही नहीं हो रही, पूरा सोसाइटी की ही बात हो रही है, इंडिविजुअल तो यहाँ पर कुछ समझा ही नहीं जा रहा। कलेक्टिव थिंकिंग, कलेक्टिव फीलिंग एंड कलेक्टिव एक्टिंग। कलेक्टिव थिंकिंग की बात करें तो नॉन मटेरियल सोशल फैक्ट होते हैं लाइक रिलीजियसनेस, कास्ट बेस्ड थिंकिंग। कलेक्टिव फीलिंग भी नॉन मटेरियल सोशल फैक्ट को राइज करते हैं जैसे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, पैट्रियार्की, इस्लामोफोबिया। कलेक्टिव एक्टिंग की बात करें तो भी मटेरियल सोशल फैक्ट बनते हैं, उससे बन रहे मटेरियल लाइक ब्यूरोक्रेसी, फैमिली, इंडस्ट्री, फॉर्म और स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी बन। अब देखते हैं मेथोडोलॉजी टू स्टडी सोशल फैक्ट और rules procedure while studying social. In his book means in the book of Durkheim titled Rules of Sociological Method written in or published in 1895, he wrote about rules and their method of means
सोशलॉजी में जो भी सोशल फैक्ट है उनकी स्टडी कैसे की जाए, उसके मेथड्स क्या, उसकी बात कर रहे हैं। रूल्स ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ, सबसे पहले ऑब्जर्व कैसे किया जाए, उसके बाद रूल्स ऑफ डिस्टिंक्शन क्या है उनके, फिर रूल्स ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, फिर रूल्स ऑफ एक्सप्लेनेशन ऑफ सोशल फैक्ट। बस इतने रूल हम पढ़ने वाले। तो सबसे पहले देखते हैं रूल्स ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ, कैसे ऑब्जर्व भी कर। द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट रूल इज कंसीडर सोशल फैक्टर्स। अगर आप सोशल फैक्ट को स्टडी कर रहे हैं, जैसे आप रिलीजन को स्टडी कर रहे हैं, तो रिलीजन को आप तभी सही से स्टडी कर पाएंगे, ऐसा डरखाइम बोल रहे हैं, कि आप अपने जो वैल्यूज हैं, मान लिया आप हिंदू हैं और आप एक इस्लामिक सोसाइटी को स्टडी कर रहे हैं, तो आपकी जो हिंदू वैल्यूज है वो रिफ्लेक्ट नहीं होनी चाहिए आपकी स्टडी, ऐसा कुछ कह रहे हैं डरखाइम। तो ये कह रहे हैं सोशल फैक्ट को आप थिंग की तरीके से देखिए। मींस आप इस्लामिक सोसाइटी या इस्लाम को स्टडी कर रहे हैं, तो आप इस्लाम को ऐसे ऑब्जेक्ट मानिए, उसके साथ कोई वैल्यू अटैच ना करिए। दैट इज रियल, कैप्चर देम, मेजर देम, प्रोसेस देम जस्ट लाइक ए फिजिसिस्ट और केमिस्ट वुड डू। तो ये पॉजिटिविस्ट जैसी कुछ बात कर, लेकिन यहाँ पर क्या है, नॉन मेटेरियल सोशल फैक्ट को कैसे मेजर कर पाएंगे, क्योंकि आप तो कह रहे हैं नॉन मेटेरियल सोशल फैक्ट को भी स्टडी किया जा सकता है, लेकिन एक क्रिटिक इनका जो आता है कि आप इसको कैसे मेजर कर पाएंगे विदाउट वैल्यू। दीज थिंग्स आर टेंजिबल, विजिबल, ऑब्जर्वेबल एंड कंटीन्यूअस इन करेक्ट एग्जांपल कास्ट प्रैक्टिस इन इंडिया। रिसर्चर मस्ट नॉट यूज हिज इंट्यूशंस, इमोशंस, फीलिंग एंड शुड ट्रीट इट एज ऑब्जेक्टिव रियल। मींस यहाँ पर जो बात हो रही है, ऑब्जर्वेशन ऑफ सोशल फैक्ट कैसे होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव बेसिस पर, जिससे कि वैल्यू फ्री सोशलॉजी का इमरजेंस हो पाए। It can be measured. Empirical data about the social fact should be collected and it can be processed through statistical technique. तो आप ये statistical technique लगाइए, empirical data इनका collect. Social facts are the products of collective thinking, collective feeling and acting. They are recurrent in character. Since they are recurrent, one can collect data, build hypotheses, scrutinize them and go for. तो आप देख रहे हैं पूरा scientific method आप लगा सकते, scientific method को apply करिए, ऐसा कुछ कहना है। Scientific methods के बारे में हम previous lectures में पढ़ चुके हैं, अगर आपको ना आता हो तो उसको रेफर कर। Durkheim suggested that social facts should be studied in terms of their effects or consequences in society, not with respect to साइकोलॉजिकल और बायोलॉजिकल। ये कह रहे हैं आप एक सोशल फैक्ट को स्टडी करिए, उसको आप बायोलॉजी से ना रिलेट कराइए, ना साइकोलॉजी से रिलेट कराइए। मींस आप इंडिविजुअल की सोच के आधार पर उसको मत स्टडी करिए, आप स्टडी करिए सोसाइटल लेवल। और सोसाइटल लेवल पर आप कैसे स्टडी कर पाएंगे, जब आप कॉज इफेक्ट एनालिसिस करें। कॉज इफेक्ट एग्जांपल, डर्कहाइम कंसीडर्ड रिलीजन, डिवीजन ऑफ लेबर एंड सुसाइड एज सोशल फैक्ट एंड कलेक्टिंग डेटा रिलेटेड टू दीस सोशल। अगर आपसे कुछ एग्जांपल्स लिखने को आ जाए सोशल फैक्ट का, तो आप क्या लिख सकते हैं, एज पर डर्कहाइम रिलीजन, डिवीजन ऑफ लेबर, सुसाइड आर सोशल फैक्ट। अब सबसे पहले हमने देख लिया इनको ऑब्जर्व कैसे करेंगे, तो ऑब्जर्व कैसे करेंगे, ऑब्जेक्टिवली करेंगे, वैल्यू फ्री सोशलॉजी जिससे हो पाए ऐसे करेंगे। अब देखते हैं रूल ऑफ डिस्टिंक्शन ऑफ सोशलॉजिस्ट मस्ट क्लियरली डिफाइन एंड डेलिनिएट द सोशल फिनोमेना बीइंग स्टडीड। अब डिफाइन करिए, देयर मस्ट बी क्लैरिटी ऑफ फिनोमेना दैट इज टू बी स्टडीड सो दैट डेटा कैन बी कलेक्टेड एंड प्रोसेस्ड इन अ बेटर वे, आइदर इट इज नॉर्मल सोशल फैक्ट और पैथोलॉजिकल सोशल। ये कह रहे हैं सबसे पहले आपके दिमाग में एक क्लियरिटी होनी चाहिए सोशल फैक्ट। ऐसा नहीं है कि आप रिलीजन स्टडी करने जा रहे हैं और कास्ट पे डेटा उठा ले रहे हैं। तो सबसे पहले आपको जो भी सोशल फैक्ट का डिस्टिंक्शन आपके माइंड में होना चाहिए। डर्कहाइम राइट्स दैट सर्टेन डिग्री ऑफ क्राइम इज नॉर्मल। ये कह रहे हैं क्राइम हर सोसाइटी में होगा, तो जो सर्टेन डिग्री ऑफ क्राइम है वो सोसाइटी को अगर फंक्शनल बनाए रख रहा है तो वो नॉर्मल सोशल फैक्ट है, बिकॉज एट एनी पॉइंट देयर विल बी सम क्राइम इन सोसाइटी एंड देयर कैन नॉट बी क्राइमलेस सोसाइटी। हाउएवर क्राइम बिकम पैथोलॉजिकल। ये कह रहे हैं नॉर्मल से पैथोलॉजिकल बन सकता है क्राइम व्हेन इट क्रॉसेस सम थ्रेशोल्ड। तो वही है, एक थ्रेशोल्ड क्रॉस हो जाए तो वो पैथोलॉजिकल बन जाएगा। ए सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन रेट ऑफ क्राइम। सर्टेन डिग्री ऑफ क्राइम इज फंक्शनल बिकॉज क्राइम पर सजा मिलेगी, फिर सोसाइटी उस सजा से सीखेगी। तो सर्टेन डिग्री को फंक्शनल क्यों कहा गया? क्राइम कैसे फंक्शनल हो सकता है? वो कह रहे हैं ऐसे फंक्शनल हो सकता है जब आप छोटा सा क्राइम करेंगे, मान लिया आपने 10 रुपए की चोरी की और उससे आपको 2 दिन की जेल हो गई, तो इससे क्या होगा कि जब और पूरा समाज उसको देख रहा है, तो समाज में एक बात ऐसे फैल रही है कि चोरी करना गलत बात, पहली भी। दूसरा, समाज ये अंदर ही अंदर देख रहा है कि चोरी करने पर सजा मिल गई, मींस पॉजिटिव सॉलिडेरिटी स्ट्रेंथन हुई। मींस जो चोरी नहीं कर रहे हैं उन्हें एक स्ट्रेंथ मिली कि हम चोरी नहीं कर रहे हैं, चलिए चोरी करने वाले को पनिशमेंट मिल रही है और वो सब एक साथ इकट्ठे हो रहे हैं। मींस पॉजिटिव सॉलिडेरिटी को बढ़ावा मिल रहा है थ्रू पनिशमेंट। तो ये कह रहे हैं अगर छोटा मोटा क्राइम है तो उससे क्या होता है, समाज में पॉजिटिव सॉलिडेरिटी बढ़ जाती है, सोसाइटी में पॉजिटिव सॉलिडेरिटी बढ़ जाती है। इसीलिए छोटा क्राइम फंक्शनल है सोसाइटी। एज पर फंक्शनलिस्ट, टेकिंग डॉरी कैन बी नॉर्मल सोशल फैक्ट। यहाँ इज ना लिखिए, यहाँ पे लिखिए कैन बी नॉर्मल सोशल फैक्ट, बट बर्निंग ब्राइड ड्यू टू डॉरी इज पैथोलॉजिकल। क्योंकि डॉरी पूरा समाज ले रहा है, लेकिन आप देख रहे हैं समाज फंक्शनल है, लेकिन डॉरी के कारण ब्राइड को बर्न कर देना वो पैथोलॉजिकल साबित हो सकता है, वो समाज को फंक्शनल नहीं रहने देगा। आप ब्राइड को ही बंद कर देंगे, समाज कंटिन्यू कैसे करेगा? तो ये कह रहे हैं इट कैन बी नॉर्मल सोशल फैक्ट, इसको कट करके यहाँ पे रख दीजिए कैन। रूल्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ सोशल। डर्कहाइम सेज दैट एवरी सोशल फैक्ट इज नॉट यूनिक बट इज ए पार्ट ऑफ ब्रॉड। बोले आप सबसे पहले क्लासिफिकेशन और करिए सोशल फैक्ट का। यहाँ पर हम लोग क्या देखे हैं, डिस्टिंक्शन में हम सोशल फैक्ट को अलग कर पा रहे हैं नॉर्मल और पैथोलॉजिकल में कि नहीं। हम नॉर्मल और पैथोलॉजिकल के बारे में समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं।
पता लगा किसी ने 10 रुपए का चोरी करी और हमने उसको लिख दिया पैथोलॉजिकल सोशल फैक्ट और उस पर अच्छी तरीके से स्टडी कर ली, जबकि वो तो है नॉर्मल सोशल फैक्ट। अब रूल्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ सोशल, Durkheim says that every social fact is not unique but is a part of broad classification that is structural or morphological, different in different society, institutional, that is religion, rate of society, division of labor. Durkheim suggested that since the scientific method of experimentation has limited applicability in sociological research, sociologists may be relied upon the other scientific methods such as comparative method while studying society in order to establish cause-effect relation. तो ये कह रहे हैं आप क्लासिफिकेशन करिए थ्रू cause-effect relationship, through comparative study. For comparison, sociologists must do classification of social phenomena into appropriate categories based on sound, reasonable basis. Compare apple with apple, not with orange. ऐसा है, आप पता लगे रिलीजन की स्टडी की एक सोसाइटी में और दूसरी सोसाइटी में आपने मान लिया कास्ट स्ट्रक्चर की स्टडी कर ली और आपको वो समझ में नहीं आ रहा, आप सोच रहे हैं इसमें रिलीजन जैसा ही कुछ दिख रहा है, चलो इन दोनों को कंपेयर करते हैं। तो इसलिए कह रहे हैं आप कास्ट को कास्ट क्लासीफाई करें, रिलीजन को रिलीजन क्लासीफाई करें, तब आपस में कंपेयर एप्पल विद एप्पल, नॉट विद ऑरेंज। कंपेयर ओनली कंपेरेबल। सुसाइड रेट ऑफ मैन वर्सेस वुमेन को आप कंपेयर कर सकते हैं, बट नॉट मैन वर्सेस रूरल एरिया सुसाइड। अब देखिए, है तो सुसाइड दोनों जगह, लेकिन आप अगर एक डेटा उठाएं सुसाइड रेट ऑफ मैन और एक डेटा उठाएं सुसाइड रेट ऑफ रूरल एरिया और दोनों में एक सिमिलरिटी ढूंढने की कोशिश करें या इसमें कुछ डिफरेंस ढूंढने की कोशिश करें, मींस कंपैरिजन करने की कोशिश करें, लेकिन इस कंपैरिजन का कोई मतलब नहीं हुआ क्योंकि आप सही चीजों को क्लासीफाई नहीं कर रहे हैं। इनका कोई कंपैरिजन हो ही नहीं सकता है, जबकि सुसाइड रेट ऑफ मैन और वुमेन का तो एक अच्छा खासा कंपैरिजन हो सकता है। इस बात पर फोकस कर रहे हैं रूल्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ सोशल फैक्ट्स में। Durkheim states that when studying social facts, comparative methods are essential, the very core of sociology। तो इसको कह रहे हैं कोर ऑफ सोशलॉजी। जैसे वस्टियन को फोकस कर रहे हैं कौन, वेबर, एथनोमेथोडोलॉजिस्ट और फिनोमेनोलॉजी को कौन कर रहे हैं, मैक्रोसोशियोलॉजिस्ट। वैसे ही कंपैरेटिव मेथड को कौन फोकस कर रहा है, पॉजिटिविस्ट और पर्टिकुलरली Durkheim। He argued that sociological research inherently requires comparison. For example, in his study of division of labor, जैसे हमने पहले देखा, he compared simple and modern society to arrive at generalization about solidarity and to distinguish between normal and pathological division of labor. Moreover, the comparative method allows us to examine the same social structure in different geographical locations. For instance, studying the family structure across various parts of India, a single social structure as it evolved over time. For instance, analyzing the caste system in India across different historical periods. चलिए एक एग्जांपल लेते हैं कंपैरेटिव स्टडी ऑफ रिलीजन का, तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। कंपैरेटिव स्टडी ऑफ रिलीजन, इसमें आप देखेंगे हम एक पर्टिकुलर रिलीजन आर को एक टाइम पीरियड के आधार पर स्टडी कर सकते हैं और ज्योग्राफी के आधार पर भी स्टडी कर। टाइम का मीनिंग क्या है, आप हिंदुइज्म को स्टडी कीजिए एंशिएंट सोसाइटी में, उसी हिंदुइज्म को स्टडी कीजिए किसमें, मॉडर्न सोसाइटी में। सेम सोशल फैक्ट को आप टाइम के आधार पर स्टडी कर सकते हैं, जबकि सेम हिंदुइज्म को आप स्टडी करिए चाइनीज सोसाइटी में और उसी हिंदुइज्म को उसी टाइम पीरियड में स्टडी करिए कहाँ पे, इंडियन सोसाइटी में। देख रहे हैं कैसे कंपैरेटिव मेथड सोशल फैक्ट को स्टडी करते हैं, ये समझाना चाह रहे हैं आपको Durkheim। तो एक तो टाइम और ज्योग्राफिकल लोकेशन, इन दो कीवर्ड्स पर आप थोड़ा फोकस करें इन केस ऑफ कंपैरेटिव मेथड। रूल्स ऑफ एक्सप्लेनेशन ऑफ सोशल, द इन्वेस्टिगेटर शुड ऑब्जर्व कंप्लीट ऑब्जेक्टिविटी एंड पर्सनल प्रीऑक्यूपेशन एंड बायसेस शुड बी केप्ट असाइड व्हाइल स्टडीइंग द सोशल, मींस वैल्यू फ्री सोशियोलॉजी की ये बात, वैल्यू फ्री सोशल, वैल्यू फ्री सोशियोलॉजी। एक्सप्लेनेशन ऑफ सोशल फैक्ट्स मस्ट यील्ड जनरल थ्योरी नॉट इंडिविजुअलिस्ट, मींस मैक्रो रियलिटी पर ये फोकस। Durkheim proposed formulation of causal functional theory and emphasized on separation of cause and function in order to prevent illegitimate teleology। जो इनका क्रिटिक कहते हैं कि आप illegitimate teleology करते हैं, मींस बार बार कॉज को फंक्शन और फंक्शन को कॉज बताने की भूल करके गोल गोल घुमाए रहते हैं बातों में। इस बात से बचने के लिए Durkheim कह रहे हैं अपने फॉलोअर्स को या रीडर्स, सोशोलॉजिस्ट शुड नॉट कंफ्यूज बिटवीन कॉज एंड फंक्शंस एंड मस्ट डिस्टिंग्विश बिटवीन इट। तो टेलियोलॉजी से बचें, और टेलियोलॉजी से बचना है तो ये करना पड़ेगा। द कॉजेटिव फैक्टर्स ऑफ सोशल फिनोमेना आर डिफरेंट फ्रॉम द फंक्शंस। तो Durkheim बता रहे हैं कॉज भाई अलग होते हैं, कॉज अलग होते हैं, फंक्शन अलग होते हैं। तो वो क्या बता रहे हैं, कॉजेज आर हिस्टोरिकल, मीनिंग कॉज पहले होते हैं। आपको अगर कॉज समझने हैं, कॉज से रिलेटेड सोशल फैक्ट, और आप फंक्शन भी स्टडी कर रहे हैं, तो अलग अलग सोशल फैक्ट हो गए। तो आप समझिए कॉज हो गए पहले, वो होते हैं पहले, और कॉज के बाद आते हैं सोशल फैक्ट जो वो होते हैं फंक्शन। तो कॉजल फंक्शनल एनालिसिस में आप टाइम पीरियड के आधार पर स्टडी करिए। ऐसा नहीं है फंक्शन को आपने बता दिया कॉज और कॉज को फंक्शन। फंक्शंस आर कंटेम्परेरी और पोस्ट फैक्टो मींस पोस्ट कॉज। कॉज गिव राइज टू सोशल फिनोमेना एंड फंक्शंस आर कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ सोशल फिनोमेना। तो कॉज क्या है, किसी एक सोशल फिनोमेना का कारण है, मींस गिव राइज, और जबकि फंक्शंस क्या है, कॉन्सिक्वेंसेस। तो सोशल फिनोमेना के जो भी कॉन्सिक्वेंसेस हैं, मैंने बैंकिंग का एग्जांपल आपको जब मैं फंक्शनलिज्म के क्रिटिक बता रहा था उसमें आपको बताया था कि कैसे बैंकिंग के एग्जांपल में क्या कॉज है क्या फंक्शन है। अगर आपको नहीं आता तो वो लेक्चर जरूर रेफर। एज पर Durkheim, if we want to identify whether this is social fact or not, then we can focus on one social fact is dependent on other social। अगर आपको समझना है कि ये सोशल फैक्ट है कि नहीं,
तो आप उसको रीड करिए और देखिए क्या वो और सोशल फैक्ट से कोई कोरिलेशन या इंटर की डिपेंडेंस है कि नहीं है। अगर है तो वो सोशल फैक्ट। एग्जाम्पल, एम्प्लॉयमेंट अगर आपको समझना है ये सोशल फैक्ट है कि नहीं है, तो आप देख सकते हैं एम्प्लॉयमेंट का रिलेशन किसके साथ है, पॉवर्टी, और पॉवर्टी क्या है, एक सोशल फैक्ट, तो एम्प्लॉयमेंट भी सोशल फैक्ट। कॉज ऑफ सोशल फैक्ट लाइज इन सम अदर सोशल फैक्ट। तो डरखाइम जैसे मैथ में लोग कहते हैं ना सेम यूनिट को जोड़ा जा सकता है, मींस 1 + 1 = 2, लेकिन 1 न्यूटन + 1 मीटर ये नहीं जोड़ सकते। क्यों? क्योंकि अलग यूनिट है। ऐसे ही ये कह रहे हैं अगर सोशल फैक्ट है तो कहीं ना कहीं पहले सोशल फैक्ट होगा, मींस ये साइंस से अपने सब्जेक्ट को कुछ ना कुछ रिलेट करवाना चाह रहे हैं। फंक्शंस ऑफ सोशल फैक्ट मस्ट बी इंटीग्रेट, और अगर सोशल फैक्ट आपको देखना है तो आपने चलिए उनके फंक्शंस रीड कर लिए, लेकिन वो फंक्शन इंटीग्रेटिव हो, मींस फंक्शनल होना चाहिए। यहाँ पर इंटीग्रेशन की बात की डरखाइम ने। पैथोलॉजिकल सोशल फैक्ट के केस में तो ऐसा देखने को नहीं मिलता। आपका ये डाउट हो सकता है सर पैथोलॉजिकल में तो ऐसा नहीं देखने को मिलता, लेकिन आप समझिए कि पैथोलॉजिकल में हमेशा ऐसा नहीं है कि फंक्शन ना दिखे। पैथोलॉजिकल मीनिंग बस आप इतना समझिए कि सोसाइटी के जो एस्टेब्लिश्ड रूल है उससे डेविएट कर रहा है, तो बाई एंड लार्ज ऐसा होगा कि शायद फंक्शनलिटी को वो मैच ना कर पाए। सोशियोलॉजिकल रिसर्च कैन नॉट इग्नोर काउजल एनालिसिस ऑफ सोशल फैक्ट। तो ये करें काउजल एनालिसिस करें। अंडरस्टैंडिंग कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन सोशल फैक्ट इज फंडामेंटल। वन सोशल फैक्ट ऑफन इमर्जेस फ्रॉम अदर सोशल फैक्ट। जो बात पहले की वो यहाँ दोबारा लिखिए। एग्जांपल, पॉवर्टी फ्रॉम लैंडलेसनेस। तो आप दोनों देखिए, अगर लैंडलेसनेस को आपको समझना है ये सोशल फैक्ट है कि नहीं इंडिया में, तो आप देखिए पॉवर्टी से रिलेटेड है और पॉवर्टी एक सोशल फैक्ट है, तो ये भी एक सोशल फैक्ट होगा और आपस में, क्योंकि एक कॉज है और एक फंक्शन है। रिसर्च इन्वॉल्व्स स्टडीइंग दीज काउजल सोशल फैक्ट। सोशल consequences often result from a series of causal social. A social fact like the division of labor is caused by some other social fact. Example, dynamic density, technology. Similar causes tend to produce similar consequences. तो ये कह रहे हैं अगर सोशल फैक्ट है तो उसके कंसिक्वेंस में आपको क्या मिलेगा, एक सोशल फैक्ट ही मिलेगा। तो कॉज अगर सोशल फैक्ट है तो फंक्शन में भी सोशल फैक्ट ही मिलेगा। तो आप अगर सोशल फैक्ट को स्टडी करना चाहते हैं तो आप बस कॉज और फंक्शन ढूंढ लीजिए और कुछ और सोशल फैक्ट ढूंढ लीजिए और उसमें कॉज और फंक्शन में उसको फिट कर दीजिए, तो आप एक सोशल फैक्ट को ढूंढने में कामयाब हो जाएंगे। जस्ट आइडेंटिफाई करने में आप कामयाब हो जाएंगे। ऑल प्री कंसेप्शन मस्ट बी discarded, means no subjectivity, value free sociology. Sociologists should free themselves from ideas which dominate the thinking of the ordinary person and adopt an emotionally neutral attitude towards social fact which they are studying. Sociologists should be devoid of ethnocentric biases. No value in sociological research. तो इस सोशोलॉजिकल रिसर्च में आप वैल्यू मत लीजिए। पता लगे आप रिस्पोंडेंट की स्थिति पर दया दिखाने लगे और उसके आधार पर स्टडी करने लगे, ऐसा कुछ मत करिए। उसको एक ऑब्जेक्ट और थिंग समझ के स्टडी करिए। Durkheim contends that the social fact should be traced to other social fact. जो बात यहाँ पर कई इसको घुमा घुमा के अलग अलग शब्द में कहा जा रहा है, बात एक ही है। They cannot be reduced to individual और biological reason. अब देखिए मैंने ये यहाँ पर क्यों लिखा, आपको टेलियोलॉजी का मतलब बस समझ में आ जाए। आप प्रीवियस ये जितनी भी लाइन पढ़ रहे हैं यहाँ पर बस एक बात को घुमा घुमा के अलग अलग शब्दों में लिखा गया है। आप अगर सेंटेंस पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कुछ नया कंसेप्ट है, लेकिन कुछ नया कंसेप्ट नहीं है। तो इसमें आप टोटोलॉजी या टेलियोलॉजी में इसको देख, टोटोलॉजी है पर्टिकुलरली कि एक ही बात को घुमा घुमा के अलग शब्दों में कहा जाए। ऐसे ही मैंने इसको यहाँ पर डेलिबरेटली लिखा है जिससे आप टोटोलॉजी को समझ पाए, क्योंकि अभी आप जब तक लेक्चर देख रहे होंगे आप समझ रहे होंगे सर तो एक ही बात बता रहे हैं बार बार, कॉज फंक्शन। हाँ, कॉज और फंक्शन बता रहे हैं, लेकिन मैंने देखिए वर्ड्स डिफरेंटली हैं, मीनिंग एक ही निकल रहा है, बस इसी को कहा जाता है टोटोलॉजी। और ये क्रिटिक है फंक्शनलिस्ट का कि ये एक बात को घुमा घुमा के सेम बात को कहते हैं जिससे वो नई लगने लगती है, लेकिन बात में कुछ नयापन होता नहीं। Durkheim contends that social facts should be traced to other social facts. इसको हम स्टडी कर चुके हैं। In other words, the cause of one social fact lies in another social fact. Example, suicide is due to social fact, not psychological. Suicide is social fact. अब आपको अगर समझना है सुसाइड एक सोशल फैक्ट है क्यों कि नहीं है, तो आप देखिए सुसाइड का कॉजल फंक्शन एनालिसिस करिए। तो लोग पॉवर्टी के कारण सुसाइड कर लेते हैं और पॉवर्टी तो एक सोशल फैक्ट है इंडिया में। तो आप समझ जाएंगे पॉवर्टी अगर कॉज है और सुसाइड एक इफेक्ट या फंक्शन है, तो पॉवर्टी से सुसाइड जुड़ी हुई है, तो दोनों, अगर पॉवर्टी सोशल फैक्ट है तो सुसाइड भी सोशल फैक्ट होगा। तो हेंस इट इज प्रूव्ड दैट सुसाइड इज ए सोशल फैक्ट। तो सोशल फैक्ट को प्रूव करने की बात है, आप ऐसे कर। इट हैज टू बी डिपेंडेंट ऑन अदर सोशल फैक्ट, दैट इज जेंडर, क्लास, कास्ट, नॉट साइकोलॉजिकल और बायोलॉजिकल। इंडिविजुअल लाइक्स डिसलाइक्स आर नॉट गोइंग टू चेंज दैट। एग्जांपल, डिस्पाइट क्रिटिसिज्म, कास्ट कंटिन्यूज इन इंडिया। इंडिविजुअल लाइक डिसलाइक से सोशल फैक्ट हटता नहीं है। जैसे अंबेडकर साहब ने बहुत चाहा कि कास्ट सिस्टम खत्म हो जाए इंडिया में, लेकिन उनके चाहने से कास्ट सिस्टम नहीं खत्म होगा। समाज की थिंकिंग में है कास्ट सिस्टम, ना कि एक इंडिविजुअल। कॉम्ट बिलीव दैट द साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोसाइटी शुड बी confined to collecting information about phenomena that is directly observable objectively. He argued that the sociologist should not be concerned about internal meaning, motive, feeling and emotions of individual. ये कह रहे हैं इंडिविजुअल की मीनिंग में मत चले जाइए, मींस आप उसकी वैल्यू मत स्टडी करने लगना, उससे वैल्यू अटैच मत कर देना, मींस वैल्यू फ्री सोशियोलॉजी की ये भी बात कर रहे हैं। As they cannot be measured objectively as it exists in person consciousness. According to Comte, social facts perform certain functional prerequisite. अगर सोशल फैक्ट आपको समझना है तो आप समझ जाइए कि वो कुछ ना कुछ प्रीरिक्विसाइट परफॉर्म कर रहा होगा, मींस
सोसाइटी को कैसे भी फंक्शनल बना रहा होगा। एग्जांपल, कलेक्टिव कंसाइंस फॉर मेंटेनेंस ऑफ सोशल ऑर्डर। तो फंक्शनल प्रीरेक्विसाइट क्या है सोसाइटी का? सोशल ऑर्डर। एक एग्जांपल लिया, अगर कोई एक चीज है जो सोशल ऑर्डर बनाने में काम कर रही है तो आप समझ जाइए वो एक सोशल फैक्ट है। जैसे कलेक्टिव कंसाइंस, शेयर्ड मोरालिटी, ये एक सोशल फैक्ट है, क्योंकि इसकी वजह से क्या हो पा रहा है, सोशल ऑर्डर बन पा रहा है। क्रिटिसिज्म ऑफ सोशल फैक्ट थ्योरी ऑफ डर्कहाइम। अब क्रिटिसिज्म देखते हैं ये कहाँ चीजों को सही से नहीं बता। मर्टन क्रिटिसाइज्ड डर्कहाइम ऑन हिज एम्फेसिस ऑन यूनिवर्सलिस्टिक एंड जनरल थ्योरी that did not have much practical significance for their all-encompassing nature, and instead Merton proposed middle range theory। तो मर्टन ये कह रहे हैं आप जो यूनिवर्सिटी थ्योरी देना चाहते हैं, साइंस बनाना चाहते हैं सोशियोलॉजी को, ऐसा मत करिए, मेरी तरीके से मिडिल रेंज थ्योरी दीजिए। मर्टन भी एक पॉजिटिविस्ट हैं, लेकिन ये फंक्शंस के साथ डिसफंक्शंस को भी स्टडी करते हैं, इसलिए इनको कहा जाता है नियो फंक्शनलिस्ट। मींस अकेले ये फंक्शन पर फोकस नहीं कर रहे हैं, ये डिसफंक्शन पर भी फोकस करते हैं। जब हम मर्टन पढ़ेंगे तब उनकी मिडिल रेंज थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे, अभी इस पर ज्यादा फोकस मत करिएगा, ये शायद आपको पॉइंट अभी सही से समझ में नहीं आया। पीटर बर्जर, ए फिनोमेनोलॉजिस्ट, एक्यूजेस हिम ऑफ डूइंग इनजस्टिस टू द डिसिप्लिन बाय हिज बिड टू ऑब्जेक्टिविटी। बोले आप ऑब्जेक्टिविटी चिल्लाए पड़े हैं, इसीलिए आप सोशियोलॉजी के साथ इनजस्टिस कर रहे हैं। एंड सेड दैट ऑब्जेक्टिविटी इज नॉट पॉसिबल। देखिए, जैसे फिनोमेनोलॉजिस्ट कहता है वो ये कह रहे हैं ऑब्जेक्टिविटी पॉसिबल हो नहीं सकती, वैल्यू फ्री सोशियोलॉजी हो नहीं सकती, तो आप गलत कर रहे हैं। डर्कहाइम कुड नॉट एक्सप्लेन व्हाई सेम सोशल फैक्ट इन्फ्लुएंस डिफरेंट इंडिविजुअल डिफरेंटली। तो ये पीटर बर्जर कह रहे हैं कि एक व्यक्ति सुसाइड कर लेता है जबकि दूसरा नहीं करता है विद इन सेम फैमिली। ऐसा क्यों है? जबकि अगर सब चीजें एक यूनिवर्सलिस्टिक हैं तो हर इंडिविजुअल वैसे ही उससे गाइड होना चाहिए, ऐसा तो है नहीं। ऐसे ही इसका क्रिटिक कर रहे हैं पीटर बर्जर। डर्कहाइम नेग्लेक्टेड इमोशंस एंड इंडिविजुअल सब्जेक्टिविटी। तो पीटर बर्जर किस पर फोकस कर रहे हैं? इंडिविजुअल। देखिए मैंने हाईलाइट सबको वही कीवर्ड्स कर रहा हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। वेबर सेज दैट सोशल फैक्ट लाइज इनसाइड एन इंडिविजुअल। ये भी किसकी बात कर रहे हैं? इंडिविजुअल की, स्ट्रक्चर की बात नहीं कर रहे हैं। एंड देयर इन्फ्लुएंस इज ऑन द बेसिस ऑफ इंडिविजुअल्स ऑन इंटरप्रिटेशन। ये कह रहे हैं सोशल फैक्ट तो लोगों के इंटरप्रिटेशन के कारण है। एग्जाम्पल, लोग अगर रिलीजन को सोशल फैक्ट कह रहे हैं तो वो लोगों का मानना है कि रिलीजन है। जिस दिन से रिलीजन को रिलीजन नहीं मानेंगे वो सोशल फैक्ट नहीं रह जाएगा। मींस ये भी जो फोकस कर रहे हैं वेबर, इंडिविजुअल पर कर रहे हैं। सोशल फैक्ट्स आर नॉट स्टैटिक एंड इजीली आइडेंटिफाइबल, दे आर कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग एंड चेंजिंग। तो जो वेबर है वो ये भी कह रहे हैं कि आप इसमें कहीं सोशल डायनेमिज्म को देख ही नहीं रहे हैं सोशल फैक्ट की थ्योरी में, जबकि सोशल फैक्ट तो पर डे बदल रहे हैं। रिलीजन है वो पर डे चेंज हो रहा है, तो आप इसको तो इनकाउंटर कर ही नहीं पा रहे हैं अपनी थ्योरी में। एंड दे आर शेप्ड बाय द इंटरैक्शन एंड एक्शंस ऑफ इंडिविजुअल विद इन सोसाइटी। Thus Weber says that instead of purely macro perspective, a macro view is also required। ये कह रहे हैं आप मैक्रो पर्सपेक्टिव रखिए, ये मना नहीं कर रहे हैं मैक्रो पर्सपेक्टिव, लेकिन ये कह रहे हैं प्योरली मत रखिए, उसके साथ कुछ माइक्रो का भी तड़का लगा दी। तो आप देखिए वेबर क्या कर रहे हैं, बैलेंस बना के चल रहे हैं किसमें? मैक्रो और माइक्रो दोनों में, जबकि पीटर बर्जर अकेले माइक्रो पर फोकस कर रहे हैं। ये दोनों में डिफरेंस। वेबर कह रहे हैं हिस्ट्री एंड कल्चरल कंटेक्स्ट आर इग्नोर्ड इन हिज सोशल फैक्ट थ्योरी। तो ये डर्कहाइम से कह रहे हैं आपने हिस्ट्री और कल्चरल कंटेक्स्ट पर ज्यादा फोकस नहीं किया और आप अकेला सोसाइटी की ही बात कर। एंथनी गिडेंस, इनकी एक थ्योरी है स्ट्रक्चरेशन, इनकी बुक है न्यू रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मैथ। अब देखिए डर्कहाइम की कौन सी बुक थी? रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मैथ, और इन्होंने क्या लगा दिया? एक कीवर्ड आगे न्यू। देखिए मैंने कैसे इस लिखा है इसमें बुक में, मैंने न्यू पर देखिए हाईलाइट किया है और डिफरेंट वर्ड से लिख दिया है। तो आपको बस ये समझेंगे, आप समझ जाएंगे कि ये कुछ डर्कहाइम से तो अलग बात कहने वाला। व्हाइल स्टडीइंग सोसाइटी, स्ट्रक्चर इज एज मच इंपॉर्टेंट दैट मच इंपॉर्टेंट इज एजेंसी एंड इंडिविजुअल। तो ये जितना स्ट्रक्चर को महत्व दे रहे हैं उतना ही इंडिविजुअल को दे रहे हैं। देख रहे हैं, मींस ना ये इंडिविजुअल को बेकार बता रहे हैं ना स्ट्रक्चर को बेकार बता रहे हैं, जबकि इस केस में ये स्ट्रक्चर पर कुछ फोकस नहीं कर रहे जब, और पॉजिटिविस्ट इंडिविजुअल पर फोकस नहीं कर रहे हैं। वेबर दोनों पर मिक्स तरीके से फोकस कर रहे हैं। ये बताते हैं गिडेंस साहब कि हम इक्वल ट्रीटमेंट करते हैं, मींस दोनों पर फोकस करते हैं इक्वली। एग्जांपल, अन्ना हजारे जोल्टेड द देन पॉलिटिकल। एक इंडिविजुअल था, उसने पूरा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को बदल के रख दिया। तो समझ में आता है कि इंडिविजुअल के एक्शन से पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को बदला जा सकता है। मींस स्ट्रक्चर और इंडिविजुअल साथ में ही चलते हैं। गांधी changed entire British socialist rebellion, protest and movements are also social facts, although not endorsed by conscience collective and mainly brought by the individuals। ये कह रहे हैं रिबेलियन, पूरे समाज में कहीं रिबेलियन की बात नहीं होती, कोई कलेक्टिव कंसाइंस में नहीं होता है रिबेलियन, लेकिन फिर भी हो जाता है। तो ये बताते हैं अगर रिबेलियन हो रहा है मींस इंडिविजुअल की कोई थॉट है जो कलेक्टिव कंसाइंस के विपरीत जा रही है, अपोजिट जा रही है, फिर भी हो रहा है। तो ये कह रहे हैं इंडिविजुअल से ही स्ट्रक्चर फिर बन जाता है, नया स्ट्रक्चर बन जाता है। तो इनकी थ्योरी को कहा जाता है स्ट्रक्चरेशन थ्योरी ऑफ गिडेन। ही एडवोकेटेड फॉर रियलिस्ट सोशियोलॉजी। और ये किसकी बात कर रहे हैं? ये कुछ वैल्यू फ्री सोशियोलॉजी या वैल्यू न्यूट्रल सोशियोलॉजी ऐसी कुछ बातें नहीं कर रहे हैं। ये कह रहे हैं आप सोशियोलॉजी को रियलिस्ट बनाइए। अब रियलिस्ट सोशियोलॉजी बनाने के लिए चाहे आपको रिफ्लेक्सिव बनाना पड़े, हो जाइए। मींस ये एडवोकेट कर रहे हैं फेमिनिज्म को, दलित एक्टिविज्म को, एंड चैलेंज डिटर्मिनिस्टिक सोशियोलॉजी और पॉजिटिविस्टिक सोशियोलॉजी। तो ये कहीं ना कहीं पॉजिटिविस्टिक सोशियोलॉजी को गलत बताते हुए रियलिस्ट सोशियोलॉजी की बात कर रहे हैं। स्ट्रक्चरेशन थ्योरी ऑफ गिडेंस ब्रिजेस द गैप बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो
सोशलॉजी एंड ब्रिंग दीज क्लोज टू ईच अदर। तो माइक्रो और मैक्रो में ये कुछ डिफरेंट नहीं कर रहे, ये दोनों को इक्वली देखते हैं। स्ट्रक्चर शेप्स ह्यूमन एजेंसी, ये कह रहे हैं अभी हमने क्या देखा, ह्यूमन शेप स्ट्रक्चर, लेकिन ये कहते हैं स्ट्रक्चर भी ह्यूमन एजेंसी, ह्यूमन को शेप करता है, जिसके कारण सोशल चेंज होता है, फिर नया सोशल स्ट्रक्चर बन जाता है। अब देखिए ऐसे है, स्ट्रक्चर ने चेंज किया, ह्यूमन ने चेंज किया, स्ट्रक्चर नया आ गया। तो अब देखिए अब इसमें क्या कह सकते हैं, कौन किस पे डिपेंड हो रहा है, कुछ नहीं, यहाँ पर भी एक सोशल चेंज देखने को मिला और फिर यहाँ पर भी एक सोशल चेंज देखने को मिला। तो इनकी थ्योरी में सोशल चेंज में दोनों पार्ट को इक्वल इंपॉर्टेंस दी जाती है। इश्यू इन ऑब्जर्विंग सोशल फैक्ट को ऑब्जर्व करने में क्या इश्यूज आते हैं। सबसे पहले सब्जेक्टिविटी का, मींस वैल्यूज ऑफ रिसर्चर आ जाती हैं। आप किसी के रिलीजन को स्टडी करेंगे लेकिन आपकी रिलीजियस वैल्यूज में पहले आ जाएंगी। पीपल हैव इंडिपेंडेंट माइंड विच इज वेरी डिफिकल्ट टू क्वांटिफाई, और क्वांटिफिकेशन प्रॉब्लम यहाँ पर आ रही है। सोशल कंटेक्स्ट ऑफ इंडस्ट्रीज और कलेक्टिव कंसाइंस बिहाइंड रनिंग इंडस्ट्रीज। अब एक एग्जांपल है ऐसे ही, अब यहाँ पर सोशल फैक्ट टॉपिक यहाँ पर खत्म हो जाता है। अब मैं यहाँ पर आपको जर्नलिस्टिक सोशलॉजी, एक सोशलॉजिकल व्यू पॉइंट क्या होता है या सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन, CW मिल का एक कंसेप्ट है सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन, कि आप किसी भी एक कंसेप्ट को जो कॉमन सेंस से देखा जाता है उसको आप कैसे देखते, उसका मैंने यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, क्योंकि चैप्टर हो गया चुका है खत्म ये टॉपिक। अब हम एक जर्नलिस्टिक व्यू और देख लेते हैं, कैसे हम सोशलॉजिस्ट का चश्मा लगाएं अपनी आंखों में। सोशल कंटेक्स्ट ऑफ इंडस्ट्रीज और कलेक्टिव कंसाइंस बिहाइंड रनिंग, तो हम किस सब पर फोकस कर रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ कलेक्टिव कंसाइंस क्या होता है। इन यूएसए एक्सपर्टीज इज इंपॉर्टेंट नॉट नेशनल। यूएसए में जो कलेक्टिव कंसाइंस है वो किसका है, एक्सपर्टीज। लोग एक्सपर्टीज को फोकस करते हैं, मींस क्वालिटी पर ज्यादा। इसीलिए आप देखेंगे यूएसए में ज्यादातर सीईओ बड़ी बड़ी कंपनियों, मोस्टली जो सीईओ है वो इंडियन है। इन्हें नेशनलिटी से फर्क नहीं पड़ता है, इन्हें फर्क पड़ता है एक्सपर्ट। आप एक्सपर्ट होने चाहिए चाहे किसी भी देश। इन चाइना इंडस्ट्री कौन रन कर रहा है, स्टेट। यहाँ पर चाइना में जो कलेक्टिव कंसाइंस किसका है, सरकार का समर्थन। रसिया यहाँ पर भी स्टेट। इन इंडिया कलेक्टिव कंसाइंस क्या है, इंडस्ट्री मतलब फैमिली। तो यहाँ पर इंडस्ट्री को देखा ही जाता है टाटा, बिरला, मीन्स एक पर्टिकुलर फैमिली, अंबानी, ऐसे मीन्स अगर हम फैमिली को, अगर हम इंडस्ट्री को सोच भी रहे हैं इंडियन, ऐसे इंडियन, तो हम फैमिली को या इंडस्ट्री को बस फैमिली के रियाल में ही देख पाते हैं। मीन्स इसमें हम देख पाते हैं लॉयल्टी होनी चाहिए, नेपोटिज्म होनी चाहिए, तो हम क्या नहीं देख पाते हैं, हम इसमें मेरिटोक्रेसी को कहीं ना कहीं साइडलाइन। तो ये है कलेक्टिव कंसाइंस, मीन्स आपका समाज कलेक्टिवली कैसे सोच रहा है। तो देखा आपने यूएसए की जो सोसाइटी है वो कलेक्टिवली अलग तरीके से सोच रही है, चाइना रसिया अलग तरीके से सोच रहा है, और इंडिया में अलग तरीके से सोचा जा रहा है। ऑन सेम इंडस्ट्री पर ही सोचा जा रहा है लेकिन अलग तरीके। अब और देखते हैं सोशलॉजिकल इमेजिनेशन, सोशलॉजी ऑफ पॉपुलेशन। एक कंसेप्ट है पॉपुलेशन डायनेमिक, अपने सिलेबस में है, इसको हम पढ़ेंगे, पेपर 2 में है। तो अगर पॉपुलेशन को पढ़ना है तो उसको कैसे पढ़ सकते हैं, कास्ट के आधार पर। अगर सोशलॉजिस्ट पढ़ता है कास्ट क्लासिफिकेशन कर लेगा, क्लास का कर लेगा, जेंडर के आधार पर कर लेगा, जेंडर में भी सेक्स रेशियो देखेगा, ये सब सोशलॉजी में पढ़ा। तो आप देख रहे हैं वैसे तो ये नंबर है, फिगर है, लेकिन उसका जो एनालिसिस है वो सोशलॉजिस्ट कैसे करता है, कास्ट बेस्ड सेंसस कर लेगा, मेल फीमेल रेशियो देख लेगा, स्क्यूड सेक्स रेशियो देख लेगा, डॉटर को लायबिलिटी के रूप में देखा जाता है, सन को एसेट के रूप में देखा जाता है, माइग्रेशन स्टडी करेगा, उसमें भी जेंडर स्पेसिफिक डेटा लेगा, उसमें भी देखेगा मेन लॉन्ग रेंज मोबिलिटी है, वुमेन की शॉर्ट रेंज मोबिलिटी है। मींस अगर माइग्रेशन भी देख रहा है उसमें मेन और वुमेन स्पेसिफिक चीजें देख रहा है, क्लास स्पेसिफिक चीजों को देख रहा है। मींस सोशलॉजिस्ट इस नजरिए से देखे। अगर आप भी एक सोशलॉजी के स्टूडेंट, आप अकेला पॉपुलेशन को एक फिगर मत देखिए, आप उस पर अप्लाई करिए अपना सोशलॉजिकल इमेजिनेशन, जो कंसेप्ट है CW मिल का, व्हाट इज मोटिव टू स्टडी सोशल फैक्ट। अब फिर से आ जाते हैं सोशल फैक्ट को, उसको कंक्लूड कर रहे हैं। हमने सोशल फैक्ट थ्योरी पढ़ी, उसका मोटिव, सोशल फैक्ट का पढ़ना, रिलीजन को पढ़ रहे हैं, कास्ट को पढ़ रहे हैं, कास्ट को पढ़ने के लिए कास्ट सेंसस कराया जा रहा है, ये सब क्यों, टू एक्सप्लेन सोशल ट्रुथ, समाज के बारे में पता करने के लिए सोशल फैक्ट की स्टडी करें। और तो सोशल ट्रुथ से हम करेंगे क्या, पॉलिसी को बनाए। पेपर 2 में हम कुछ टॉपिक पढ़ते हैं जैसे कोऑपरेटिव, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये सब पॉलिसी मेकिंग के हिस्सा थे। तो वो पॉलिसी तभी बन पाई जब कुछ डेटा इकट्ठा हुआ, किसका, सोशल फैक्ट। तो सोशल फैक्ट का जो डेटा है वो ही पॉलिसी मेकिंग में काम आता है, इसलिए हम सोशल फैक्ट को स्टडी करते हैं। बस यहीं तक अपना टॉपिक था, खत्म हो गया सोशल फैक्ट। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ रहे होंगे सुसाइड, तो आप सुसाइड चैप्टर पढ़ के आइएगा। ये आंसर राइटिंग का एक मैंने यहाँ पर टेक्स्ट लिख रखा है, वो मैं जब आंसर राइटिंग आपको कराऊंगा तब बताऊंगा कि आंसर राइटिंग क्या है। और फिर नेक्स्ट लेक्चर से हम पढ़ेंगे सुसाइड। तो आप प्लीज बुक से पहले पढ़ के आइएगा, जिससे आपको लेक्चर बहुत अच्छा समझ में आए, आपकी एफिशिएंसी 2x हो जाए और इसको आप जल्दी से समझ पाए। इसमें हम क्या टॉपिक में पढ़ने वाले हैं, मैं आपको बस इसका प्रीमाइस बता दूं। ज्यादातर सुसाइड को, मोस्टली सुसाइड को ये समझा जाता है कि एक इंडिविजुअल की साइकिक ओरिएंटेशन की वजह से होती है, लेकिन जो डरखाइम बता रहे हैं ये डिपेंड करता है सोसाइटी पर। मीन सुसाइड के पीछे कहीं ना कहीं सोसाइटी है। अब डरखाइम को हम देखते हैं, इनका डिवीजन ऑफ लेबर में भी क्या है, सोसाइटी। सब चीज सोसाइटी के वजह से हो रही है। यहाँ पर क्या है, सोशल ऑर्गेनाइजेशन की वजह से था कि सोसाइटी कैसे ऑर्गेनाइज्ड है। सोशल फैक्ट में भी हमने देखा कैसे सब चीज सोसाइटी के आधार पर ही थी। रिलीजन में भी हमने देखा क्या था, सोसाइटी वर्शिप थी। अब सुसाइड में भी हम देख रहे हैं कि ये सोसाइटी की ही बात कर रहे हैं। तो आप ये नहीं कह सकते यूपीएससी से
डरखाइम काट के इनके सब जगह लिख दीजिए सोसाइटी एंड डरखाइम, सोसाइटी एंड डरखाइम। एक लाइटर नोट में मैं यहाँ खत्म कर रहा हूँ। ये सब चीजों को एक ही चीज पे ले जा रहे हैं, सोसाइटी सोसाइटी, इसीलिए कहा जाते हैं पॉजिटिविस्ट। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, स्टार्ट करेंगे सुसाइड को, जल्दी से खत्म कर लेंगे, फिर उसके बाद स्टार्ट करते हैं बहुत अच्छा टॉपिक टारगेट पर्संस, जो जल्दी बच्चे समझ रहे हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। मैं बात करना चाहूंगा आपके डाउट क्लेरिफिकेशन के बारे में। आपको कोई डाउट है इस कोर्स में तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को देखिए और उस गूगल फॉर्म में अपने डाउट्स को आप पुट कर दीजिए। एक किसी पर्टिकुलर लेक्चर में जो आपके एजुकेटर होंगे वो उन डाउट्स को एक साथ क्लियर कर देंगे और उस लेक्चर के बारे में आपको इंटीमेट कर दिया जाएगा आपके मोबाइल नंबर पर शिक्षा सेतु टीम के द्वारा। अदर देन दिस आप ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप कम्युनिटी, जो कि एक इंटरेक्शन पॉइंट होगा सभी स्टूडेंट्स का, तो आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। अदर देन दिस आप इस यूट्यूब चैनल को जरूर ज्वाइन करिएगा, जिससे कि आपको आने वाले लेक्चर्स के बारे में पता चलता रहे।